नमस्कार दोस्तों, बिहार के भूगोल का ये सेकंड पार्ट है और यह लास्ट पार्ट है। इसमें हम बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इस परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। इन दोनों वीडियोस को आप देख लेंगे तो आपको बिहार के भूगोल से काफ़ी प्रश्न आपके हल होने लग जाएंगे। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं 3 है। सोन नदी परियोजनाएं, गंडक नदी परियोजना और कोसी नदी परियोजना। अब देखते हैं एक एक करके। सोन बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी, जो रोहतास में है, में किया गया था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। यह वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है। एक है पूर्वी सोन नहर और दूसरी है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है और पश्चिमी सोन नहर से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट की स्थापित किए गए हैं। अब देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। डेट को जरूर नोट कीजिएगा। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर और दूसरा है पश्चिमी गंडक नहर। अब इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनमें निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचित होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे। यह आप वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। अब देखते हैं कोशी बहुउद्देशीय परियोजना। कोशी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। डेट को जरूर याद रखेंगे, वन लाइनर में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की और नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। अब देखते हैं पूर्वी कोसी नहर के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। अब देखते हैं हम जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से गहराई से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। इन जलप्रपात से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बीपीएससी में, तो इसलिए इसे नोट कीजिएगा। बिहार के प्रमुख जलप्रपात और किस जिला में है, अब देखते हैं हम। ककोलत जलप्रपात, यह नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात, यह रोहतास में है जो सबसे ऊंचा है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर जिला में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम, रोहतास में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात, यह कैमूर जिला में है। हमारे इस प्रयास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ऐसी और शानदार वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहें। बिहार की प्रमुख झीलें, यह भी वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। कांवर झील, यह बेगूसराय में है। गोगा बिल या घोगा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी
पूर्वी चंपारण में है। सरैया मन बेतिया जो पश्चिमी चंपारण में है। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। अब देखते हैं हम बिहार की कुछ प्रमुख नहरें। त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पर है। तिरहुत नहर गंडक नदी पर है। इसमें लाभान्वित क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। दोन गंडक नदी पर है। पूर्वी कोसी कोसी नदी पर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र है अररिया, सुपौल और पूर्णिया। पश्चिमी कोसी कोसी नदी, इससे लाभान्वित क्षेत्र है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। राजपुर नहर कोसी नदी पर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र है सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर है। अब आगे देखते हैं हम बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। यह भी वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं हम कि किस जगह पर कितने जल कुंड है। इसमें हम गर्म जल कुंड देखेंगे। राजगीर में गर्म जल कुंड है ब्रह्म कुंड, जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। और राजगीर में ही सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, यह सब गर्म जल कुंड है। अब देखेंगे हम मुंगेर में गर्म जल कुंड कौन से हैं। मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, यह सब गर्म जल कुंड मुंगेर में है। गया में है अग्नि कुंड। अब देखते हैं हम बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी देखेंगे, यह महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। इनमें हम सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी देखेंगे। पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं की मिट्टी, नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी।
दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, करेल केवाल मिट्टी, लाल पीली जलथर मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। यह 4 उपवर्ग कुछ इस प्रकार है। पहला, पर्वतपादीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होता है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी, तराई मिट्टी के बारे में देखेंगे हम। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब देखेंगे पुरानी जलोढ़, जिसे बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। यह सब वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे प्लीज़ गौर से देखिएगा और सुनिएगा। इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब चौथा है या डी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका, जिसे क्ले कहते हैं, की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अब हम देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी। यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा,
नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार को मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाल मिट्टी सबसे पहला है जिसे हमें देखना है। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। ये जो मिट्टी के प्रकार है इसे नोट कीजिएगा। वन लाइनर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखते हैं पुरानी जलोढ़ करेल केवाल मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर में। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि। अब देखते हैं हम लाल पीली, जिसे बलथर मिट्टी कहते हैं। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यह भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लैटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं।
अब देखते हैं हम वन एवं वन्य जीव। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों का उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन में तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन, इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वन लाइनरों को जरूर नोट कीजिएगा। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखते हैं बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। बिहार में एक नेशनल पार्क और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है। इनके बारे में देखते हैं, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं, यह पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य, यह मुंगेर में है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस वन्य जीव में तेंदुआ, भालू, सूअर, मगरमच्छ के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। अब देखते हैं गौतम बुद्ध पक्षी विहार। यह गया में है और यह 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, यह बेगूसराय में है। यह 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र है, नोट कीजिएगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास में है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। यह 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है।
नोट कीजिएगा इसे, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो रोहतास में है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है। यह 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य है। नोट कीजिएगा 5वें और 6ठे नंबर वाले को। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा राजगीर में है। 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। यह 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष्य इसके अंदर है। नोट कीजिएगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में है। यह 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है ये। नोट कीजिएगा, ये भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। अब देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार। जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती है, अगर एग्ज़ाम से पहले हमारे पास आ जाएगी हम उसे अलग से करवा देंगे। तब तक के लिए यही इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे देख लीजिएगा। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण कितने हैं और कहाँ हैं? वनावरण का क्षेत्रफल 7381 वर्ग किलोमीटर है, 7.84%, और वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर में है। वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, 2.48% है इसका, और 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल 9722 वर्ग किलोमीटर में है, 10.32% है, और 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं बिहार में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक कैमूर में वनावरण हुई है 1051.56 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद है रोहतास में। सबसे कम वनावरण शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल में है, फिर जहानाबाद में है। इसे नोट कीजिएगा, या डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक है कैमूर में
वनावरण जिसका प्रतिशत 31.56% है। फिर जमुई में है 21.34%। फिर नवादा में है 20.72%। सबसे कम है शेखपुरा में है 0.17%। बक्सर में है उसके बाद 0.35%। उसके बाद सिवान में है 0.35%। 1, 2, 3 यह तीनों क्रम संख्या आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखते हैं 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले। सबसे पहले देखते हैं वनावरण में वृद्धि। बांका जिला में वनावरण में वृद्धि हुई है लगभग 16.29 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद जमुई में वृद्धि हुई है 13.22 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद गया में वृद्धि हुई है 12.24 वर्ग किलोमीटर का। वनावरण में नुकसान कैमूर जिला में ही हुई है 4.83 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद सुपौल में 4.46 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर का। अन्य बिंदु वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। वन का प्रकार 2021 में अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता है जिसकी यह 4.5% 333 वर्ग किलोमीटर में है। मध्यम सघन वन 40% से 70% शिखर सघनता है 44.5% जो 3286 वर्ग किलोमीटर है। कुल खुले वन 10% से 40% शिखर सघनता 51% 3762 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखते हैं बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले कौन से हैं। बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में है सबसे ज़्यादा, जो 249.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक 548.47 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कैमूर में है सबसे अधिक 531.73 वर्ग किलोमीटर। 2019 एवं 2021 वनावरण की तुलना। बहुत घने वन 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर ही रहा। मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर हो गया। खुले वन 2019 में 3693 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर हो गया। 2019 में टोटल 7306 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन
जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो पटना में स्थित है, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है। अब देखते हैं हम बिहार में आपदा प्रबंधन। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन पीटी से अधिक ज़्यादा यह मेंस में काम आ सकता है। पीटी में भी आएगा लेकिन यह मेंस में आ सकता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अब देखते हैं हम अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले कौन से हैं, जिनकी संख्या 15 है। यह है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। अब कम बाढ़ प्रभावित जिले जिनकी संख्या 13 है, यह पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन से हैं? बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। अब देखते हैं सूखा के बारे में। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप के बारे में अब देखते हैं। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। अब जोन वाइज जिले देखेंगे। जोन 5 में जो अत्यधिक प्रबलता है, इसमें जिले हैं किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 जो मध्यम प्रबलता वाले हैं, इसके अंतर्गत जिले आते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान,
और शिवहर। अब देखते हैं जोन 3 जो निम्न प्रबलता वाले हैं। इसके अंतर्गत जिला आते हैं गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। अब देखते हैं हम चक्रवात के विषय में। चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। अब देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। यह इम्पोर्टेंट है। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों। आज बिहार का भूगोल 2 पार्ट में हमने पूरा किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें। 3-4 बार वीडियोस को देखेंगे आप काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। थैंक यू।